हम लाते हैं टॉप न्यूज, आपके फेवरेट टॉक शोज और अनलिमिटेड एंटरटेनमेंट सिर्फ यूट्यूब पर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को क्लिक करके हमारी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में अपडेट जानें। सब्सक्राइब कीजिए और हम आपको लिए चलेंगे आपकी फेवरेट वीडियो की तरफ। अस्सलाम वालेकुम। बिहाइंड द विकेट के एक और प्रोग्राम में आपको कहेंगे खुश आमदीद। मैं हूं अली आबिद। नाज़रीन, मोइन खान जो गुज़िश्ता प्रोग्राम में यहां स्टूडियो के अंदर मौजूद नहीं थे, वो शारजा में थे। T10 लीग में पख्तून्स की टीम के कोच थे और वहीं पर T10 लीग को एंजॉय कर रहे थे और साथ साथ कई खिलाड़ियों को खिला भी रहे थे। तो अब मोइन भाई हमारे साथ एक बार फिर आज स्टूडियोज में मौजूद होंगे। एंकर पर्सन फैसल भी हमें ज्वाइन करेंगे और हम खासतौर पर मोइन भाई से बात करेंगे कि T10 लीग का तजुर्बा कैसा रहा, क्योंकि सबसे पहले टेस्ट क्रिकेट स्टार्ट हुई थी, फिर वनडे क्रिकेट स्टार्ट हुई, फिर T20 लीग स्टार्ट हुई और अब मजीद मुख्तसर क्रिकेट यानी कि T10 लीग का भी आगाज हो चुका है। अब आगे आगे देखिए कि कौन कौन से मुमालिक इस पर अमल दरामद करते हैं, T10 लीग के इस प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं। बहरहाल प्रोग्राम के आखिर में मोइन भाई से इस सिलसिले में तफसीली बात करेंगे और प्रोग्राम का आगाज करेंगे अपकमिंग दौरे न्यूजीलैंड के हवाले से। और आपको यह बताएं कि कौमी टीम लग ये रहा है कि शुरू से ही मसाइल का शिकार हो चुकी के बाद एक फास्ट बॉलर इंजर्ड होता जा रहा है। मोइन भाई से इस सिलसिले में बात कर लेंगे और सबसे पहले जुनैद खान के हवाले से पूछेंगे कि आखिर वजूहात क्या हैं कि जुनैद बार बार अनफिट हो रहे हैं। तो मोइन भाई, हम देख रहे हैं कि कंटिन्यूअस जुनैद खान आते हैं, परफॉर्म करते हैं, फिर वो इंजर्ड हो जाते हैं। वजूहात क्या लगती है आपको? आई थिंक नेचुरली लैक ऑफ फिटनेस कह लें या कोई इंजरी ऐसी होती है। इस दफ़ा जो उनको इंजरी हुई है ये मस्कुलर इंजरी नहीं है, इनकी बोन में फ्रैक्चर हुआ है BPL के दौरान और जो रिपोर्ट्स आई उसमें यही क्लैरिटी है कि एक बड़ा माइनर सा फ्रैक्चर है जो कि टाइम लेगा ठीक होने में। अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा इंजरीज प्रीवियसली नहीं रही जुनैद को, हुई ज़रूर है, बट जब मस्कुलर इंजरी होती है तो यकीनन आपके पास बहुत जल्दी टाइम होता है, आप उसको रिगेन करके वापस आ जाते हैं और अपनी फिटनेस शो करते हैं। बट हाँ, नुकसान ज़रूर होता है पाकिस्तान टीम का, बिकॉज कि अभी जुनैद जब दोबारा टीम में कम बैक किए थे तो सरफराज से मेरी बात हो रही थी तो सरफराज ने कहा था कि मोइन भाई अब हमारा कॉम्बिनेशन अच्छा हो गया है, अच्छा इसके इंक्लूजन से जुनैद के। सो अब फिर दोबारा जब मैं T10 में मेरी मुलाकात हुई और ये जब रिपोर्ट्स आई, क्योंकि पख्तून टीम का हिस्सा थे जुनैद इनिशियली और फिर जुनैद बाहर हो गए बिकॉज ऑफ हिज इंजरी, तो बहुत ज़्यादा कंसर्न नजर आया मुझे सरफराज, बिकॉज को कह रहे थे कि हमारा पेस अटैक सेटल हो रहा था वनडे में। सरफराज इस हद तक कंसर्न नजर आया, आप खुद कह रहे हैं। तो PCB रिलीज क्यों करता है? जो लीग शुरू होती है उसमें खिलाड़ियों को रिलीज कर देता है। अब ये सजेशन मैं पहले भी दे चुका हूँ, एक दफ़ा फिर दूंगा हम अपने आज TV के चैनल से, बिकॉज कि हम अगर अपने प्लेयर्स को रोकेंगे नहीं जब तक और टेयर्स नहीं बनाएंगे, जो दुनिया की बड़ी लीग हैं, हर लीग में आप जरूर भेजें बट अपनी टेयर्स बना लें, जो यंगस्टर्स हैं उनको एक्सपोजर के लिए भेजें आप, और उसमें जो टॉप प्लेयर्स हैं, जो बड़ी लीग है जैसे अब हमारी PSL उसमें तो सब अवेलेबल होते हैं, उसके अलावा जो दुनिया में देखी जाने वाली टीम है उसमें आप अपने टॉप 5 प्लेयर जरूर भेज दें। रेसिप्रोकल बेसिस आपको दुनिया के साथ चलना है, बिकॉज कि आप नहीं भेजेंगे तो वो लोग भी अपने प्लेयर्स आपकी PSL में नहीं भेजेंगे, तो आपको रेसिप्रोकल बेसिस पे करना पड़ता है। तो उसमें टेयर्स बना ले तो मेरा ख्याल है कि एक अच्छा है, उसमें आपकी इंजरीज भी, जिस तरह अब ये प्लेयर्स इंजर्ड हो जाते हैं और पाकिस्तान टीम इवेंचुअली इससे हम बच सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल हमें नुकसान हो जाता है। फैसल, जैसे कि मोइन भाई ये कह रहे हैं कि हमें लेवल सेट करना पड़ेगा कि किस लीग में किस लेवल का खिलाड़ी वहां पर जाएगा, यंगस्टर को भेजा जाए तो ये पाकिस्तान की क्रिकेट के लिए बहुत अच्छा हो सकता है। अब जुनैद खान की जैसे कि मैंने बात की, शुरू में सवाल भी यही किया, अब जुनैद खान अनफिट हो गए हैं, एक बेहतरीन हमारे लेफ्ट आर्म पेसर हैं, न्यूजीलैंड की विकेट पर बहुत ज्यादा कारआमद साबित हो सकते थे, कितना बड़ा नुकसान हुआ? आई थिंक इट्स अ बिग लॉस, बिकॉज जैसे आपने कहा कि सरफराज ने, मोइन भाई ने कहा कि सरफराज ने कहा कि एक बड़ा लॉस है, बिकॉज हमारा एक कॉम्बिनेशन बन चुका था। शॉर्टर फॉर्मेट में बड़ा लॉस इसलिए है कि आप जो टूर्नामेंट्स जीतते हैं, आप बायलैटरल सीरीज जीतते हैं, वो एक कॉम्बिनेशन की वजह से जीतते हैं। आपने देखा जिस तरह हम चैंपियंस ट्रॉफी और उसके बाद जो श्रीलंका से के अगेंस्ट सीरीज में हमारी एक बॉलिंग की एक कॉम्बिनेशन थी, सो वो ज़रूर ब्रेक हुई है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली जो सीरीज, जो लीग्स होती हैं, उसमें मसला ये होता है कि आपके टॉप प्लेयर्स ही पिक होते हैं, बिकॉज वहाँ पे आपकी चॉइस नहीं होती कि कौन सा प्लेयर जाए, वहाँ पे उस फ्रेंचाइज की चॉइस होती है कि वो कौन सा प्लेयर पिक करता है। सो द प्लेयर्स दैट आर पिक्ड आर द बेस्ट प्लेयर्स इन द वर्ल्ड। सो आई थिंक ये एक तरह से अच्छा भी है, बिकॉज आपको अब एक पूल ऑफ प्लेयर्स विच इज मच मोर देन 15 प्लेयर्स वो क्रिएट करना होता है, बिकॉज आपको पता है कि आपके टॉप प्लेयर्स लीग्स खेलेंगे। लेकिन कहीं ना कहीं हम भी तो अपनी मनवा सकते हैं ना, अब ये तो नहीं कि वो टॉप 11 प्लेयर्स हमारे मांगे, 11 दे दें। मसला ये है कि जो प्लेयर दिखेगा ना वही बिकेगा। अगर नहीं, मेरा ख्याल है कि हमें डिक्टेट करना चाहिए। इनफैक्ट ये तमाम बोर्ड्स को ये अपने इन द इंटरेस्ट ऑफ देयर नेशनल टीम आपको ये करना पड़ेगा, बिकॉज कि आपने साथ साथ प्लेयर्स डेवलप भी तो करने हैं ना। अब ऐसा तो नहीं होगा कि आप प्लेयर्स ही डेवलप ना करें, और ये दिस इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म कि जो इंटरनेशनल लीग्स हो रही हैं इसमें आप यंगस्टर्स को भेजें, नॉट यंगस्टर्स के अननोन प्लेयर्स, बट जो आपका
एक आपने सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स हैं जिसमें 20-25 प्लेयर्स आपके पास है, उसमें से आप लीग्स में 8-9 लड़के दे सकते हैं। और टॉप लीग जो जिसे कहना चाहिए कि बीपीएल है, मेरा ख्याल है कि सबसे ज्यादा पीएसएल के बाद अगर कोई लीग देखी जाती है तो वो बीपीएल है, तो उसके अंदर आप अपने 8-10 टॉप लड़के भेज सकते हैं। एक लीग में अलाउ करें एक लड़के को साल में एक दफा। लेकिन उसमें मसला ये है कि योर डोमेस्टिक क्रिकेट हैज टू बी यू नो इन द आईज ऑफ ऑल द फ्रेंचाइजेस, लेकिन आपकी जो डोमेस्टिक क्रिकेट है वो इतनी दिखती नहीं है, वो ब्रॉडकास्ट नहीं होती। अगर आप इंग्लैंड की बात करें, जैसे क्रिस लिन की बात करें, वो डोमेस्टिक सर्किट से उठा था। उसी तरह आईपीएल में बहुत सारे प्लेयर्स जो होते हैं वो साउथ अफ्रीका, ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड की डोमेस्टिक से उठते हैं। सो दिस इज वेयर पीसीबी हैज टू प्ले द रोल कि अपनी डोमेस्टिक को इतना स्ट्रॉन्ग करें कि वो अच्छी तरह टेलीवाइज हो और उसमें अच्छे एडवर्टाइजर्स हो, ताकि वो लीग तरक्की करे, ताकि आपके जो सेकंड टियर थर्ड टियर प्लेयर्स हैं उनको डिफरेंट लीग्स वाले देखेंगे, बिकॉज इट्स इजियर फॉर द फ्रेंचाइज आल्सो टू पिक प्लेयर्स। ये आप भी मशवरा दे रहे हैं, मोइन भाई भी मशवरा देख रहे हैं, अब देखते हैं कि पीसीबी वाले इस पर कुछ एक्शन लेते भी हैं और आने वाली टेक टाइम, लेकिन इट विल हैपन इवेंचुअली। चलें इंशाल्लाह, उम्मीद अच्छी रखनी चाहिए। बहरहाल दौरा न्यूजीलैंड से कबल फिटनेस टेस्ट के लिए पाकिस्तान के 18 खिलाड़ियों के नाम सामने आ गए हैं और मुमकिन तौर पर इन्हीं में से स्क्वाड मुरतब किया जाएगा और कप्तान सरफराज अहमद समेत दीगर क्रिकेटर्स के फिटनेस टेस्ट 23 दिसंबर को लाहौर में होंगे। इस सिलसिले में मजीद भी बात करेंगे, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे, मोइन भाई से उनकी राय लेंगे, लेकिन एक पैकेज तैयार किया है, पहले वो मुलाहिजा कीजिए। कल होना है ये फिटनेस टेस्ट और इसी सिलसिले में मोइन भाई से बात कर लेते हैं। मोइन भाई, इरफान का नाम भी शामिल नहीं है, सोहेल का नाम भी शामिल नहीं है और न्यूजीलैंड का टूर है, बिल्कुल फास्ट पिचेस हैं। आई थिंक ये रिव्यू करना पड़ेगा, बड़ा इंपॉर्टेंट है। कल फिटनेस टेस्ट भी है तो सेलेक्टर्स के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट, बिकॉज कि आपको एक इंजरी हो चुकी है इतनी बड़ी और आपके पास बैकअप में दो ऐसे बॉलर मौजूद हैं जो हम अभी बात करें सोहेल खान की और मोहम्मद इरफान की, जो उन कंडीशन का नाम भी नहीं है, अब वाब रियाज का नाम नहीं है। बट ये नॉर्मली प्रोसीजर यही होता है कि जब सेंट्रल कॉन्ट्रैक्टेड प्लेयर्स होते हैं इनको सबको बुलाया जाता है फिटनेस के लिए, बिकॉज के फिटनेस टेस्ट सबका ही साथ होता है। तो अब चूंकि टीम ऑलरेडी बनाई हुई है सिलेक्टर्स ने, तो मे बी आइडेंटिफाई जरूर किया होगा, लेकिन इन दिस सिचुएशन लाइक कि जुनैद अभी अनफिट हुए, मेरा ख्याल है कि इनको बुला के देखना पड़ेगी फिटनेस। इंजमाम खुद मौजूद थे अभी T10 में हमारे साथ, उन्होंने 2 ओवर में इतनी आप नहीं देख सकते फिटनेस कि 2 ओवर कर रहे थे, बट ये है कि हाँ कैंप में बुलाना चाहिए, कैंप में देखना चाहिए, फिटनेस टेस्ट देख लेना चाहिए। ये परसेप्शन है कि शायद कोच जो है वो नाराज है मोहम्मद इरफान से भी और सोहेल खान से भी, इस बात में कितना दमखम है? बिल्कुल है, क्योंकि ये प्रीवियसली ये स्टोरीज चली आ रही हैं और एक दफ़ा सोहेल खान को वापस भी भेजा जा चुका है टूर से, इरफान को भी वापस भेजा जा चुका है। तो आई थिंक ये कोच को थोड़ा सा रियलाइज़ करना पड़ेगा ये चीज़ कि जब भी कोई प्लेयर थोड़े अरसे के बाद टीम में आता है और वो इतने प्रेशर में मैच खेलते, तो आपके जो मसल्स होते हैं वो रेडी नहीं होते, प्रिपेयर नहीं होते। आप प्रैक्टिस तो ज़रूर कर रहे होते हैं, उनको डेवलप भी कर रहे होते हो, लेकिन ये जो प्रेशर होता है ना, दैट इज़ समथिंग डिफरेंट, जिसकी वजह से क्रैम्स आते हैं बॉडी में। तो आई थिंक बहुत जल्दी की थी ये डिसीजन लेने में कि दोनों को टूर से वापस भेज चुके हैं। तो आई थिंक ये गलत फैसला था और सेटल बॉलरों को उनको लेके चलना चाहिए। इंजमाम से भी मेरी पर्सनली बात हो चुकी है रिगार्डिंग सोहेल खान, वो बड़ा लाइक करते हैं उनको। अभी भी T10 में जो इरफान ने शुरू के 2 मैचेस में स्पेल किए, बड़े इंप्रेसिव स्पेल थे। तो आई थिंक है कंटेंशन में। मसला जो है वो कोच है मेन, कोच नेचुरली कोच कैप्टन होते हैं और हकीकतन देखा जाए तो ये दोनों वो स्ट्रेंथ हैं जो जिन्होंने टीम को खिलाना होता है। तो इनकी बात को आपको थोड़ा सा अच्छा मैं सॉरी आपको कट करूंगा। फिर लगता तो ये है कि जो मसाइल हमें देखते हैं पाकिस्तान क्रिकेट में, तो उसमें लगता ये है कि सिलेक्शन कमेटी इंज़माम उल हक की क़यादत में एक तरफ होती है और कोच जो है वो एक तरफ होते हैं। ये चीज़ें चलती हमेशा से चलती रहती हैं, लेकिन डिफरेंस ऑफ ओपिनियन यकीनन एट द एंड पसंद नापसंद भी इस वजह से होती है, बिकॉज कि एज अ कैप्टन ये समझ रहा होता है कि ये मेरे लिए ज़्यादा रिलायबल ट्रस्टवर्दी प्लेयर है जो परफॉर्म करेगा, वेयर एज कोच की कभी डिफरेंट थिंकिंग होती है, सिलेक्टर अपने एंगल से सोच रहे होते हैं, तो डिफरेंस ऑफ ओपिनियन आ जाता है। एज लॉन्ग एज के लॉजिकली एक दूसरे को आप कन्विंस कर ले तो आई थिंक वो बेटर टीम बनती है। अब ये देख लेना, कल फिटनेस टेस्ट हो रहा है, इसी मामले को अगर ले लें तो चीफ कोच कुछ कहते हैं, वो कहते हैं हर जो है वो सीरीज से पहले एक फिटनेस टेस्ट होना चाहिए, जबकि हमारी सिलेक्शन कमेटी कहती है कि मतलब 6 महीने में एक दफ़ा ले लें, 3 महीने में एक दफ़ा ले लें, इस तरीके से ना करें कि हर टूर से पहले। मैं अली खुद जब जिस वक्त क्रिकेट बोर्ड में था 2015 तक, तो हमने एक SOP डेवलप की थी जिसमें हर क्वार्टर के ऊपर टेस्ट रखे गए थे। नो मैटर व्हाट आप खेल रहे हैं नहीं खेल रहे हैं, हर क्वार्टर टेस्ट होना है ताकि आप मेंटली प्रिपेयर हो। इन डेट्स को आपका टेस्ट होना है और आप तैयार रहे उसके लिए, तो ये प्रोफेशनल अप्रोच है बेसिकली, बट उसको टाइम टू टाइम ब्रेक कर दिया जाता है। जब आप अपने ही सिस्टम को ब्रेक करेंगे
तो आप एक्सपेक्ट नहीं कर सकते हर बंदा अपने आप को मेंटेन करेगा। जब आप लागू करेंगे देन हर प्लेयर के ऊपर वो कहना चाहिए कि मोइन भाई की बात को सेकंड करेंगे। मैं आप दोनों की बात को से एग्री करता हूं। जब हम श्रीलंका से हमारी सीरीज थी, होम सीरीज थी यूएई में, तो हमने देखा था कि टीम मैनेजमेंट और सिलेक्शन में एक डिस्प्यूट था। हमने देखा कि वो स्पिनिंग ट्रैक्स थे, लेकिन हमें वहाँ 4 फास्ट बॉलर्स खिलाए और उसकी वजह से हमें 2 टेस्ट हारने पड़े। सो हमारा मैसेज, या मोइन भाई या मैं, हम सब यही कहेंगे कि भाई वी हैव टू प्ले फॉर द बेनिफिट ऑफ द कंट्री। आपके जितने भी डिस्प्यूट्स हों, और थोड़ा सा जैसे मोइन भाई ने भी कहा कि मिकी आर्थर को थोड़ा सा सॉफ्ट स्टांस रखना पड़ेगा, बिकॉज हमने देखा सरफराज भी बहुत अग्रेसिव है। हमने अभी T10 लीग में देखा है जिस तरह उन्होंने अनवर अली को डांटा है। सरफराज फील्ड में अग्रेसिव होते हैं, बाहर तो बहुत ज्यादा मासूम लगते हैं। At the end of the day, you play with the team and you develop the team to win. अगर आप इन प्लेयर्स को बहुत ज्यादा प्रेशराइज करेंगे, दोनों एंड से प्रेशर होगा तो वो परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। सही। सो आई थिंक ये रिफ्ट खत्म होना जरूरी है। प्लेयर्स को, मैनेजमेंट को भी सपोर्ट करना होगा, बोर्ड को भी सपोर्ट करना होगा। बहरहाल एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। वेलकम बैक। गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाते हैं। मोइन भाई मौजूद हैं स्टूडियो में और स्पोर्ट्स एंकर फैसल मौजूद हैं। मोइन भाई क्या कहेंगे, अब न्यूजीलैंड का टूर आ रहा है तो बॉलिंग लाइन तो वैसे ही डिस्टर्ब हो गई है, हर कोई अनफिट है। बैटिंग लाइन के वैसे ही जो है वो आपको पता है कि हमने चलता रहता है यकीनन, बट हमारी बैटिंग जब भी अब्रॉड खेली है पाकिस्तान के लिए बहुत अच्छा परफॉर्म किया। ऐसी बात नहीं है कि हम टैलेंटेड नहीं है। आई थिंक कंडीशंस को जल्दी अडॉप्ट करना होगा, ऑल्दो के कंडीशंस बड़ी मुश्किल होती है न्यूजीलैंड में, और गेंद मूव कर रहा होता है, ऑफ द सीम भी कर रहा होता है और इन द एयर भी कर रहा होता है। तो आपको थोड़ा सा कॉन्सेंट्रेट करके खेलना पड़ेगा, थोड़ा ठहरना पड़ेगा, वक्त देना पड़ेगा थोड़ा बहुत। ऑल्दो कि वनडे में इतना टाइम नहीं होता आपका, लेकिन आपको कंडीशन असेस करनी पड़ेगी। एट द एंड आप अच्छा स्कोर कर लेते हैं जब सेट हो जाते हैं उन पिचेस पे वंस, तो आपको रन्स मिलना शुरू हो जाते हैं। ग्राउंड छोटे हैं, इतने कहना चाहिए कि इतनी भी बड़े ग्राउंड नहीं है कि आपको प्रॉब्लम होगी, तो आपको बाउंड्रीज मिलती है। प्लेयर्स को थोड़ा सा बिलीव रखना होगा अपने अंदर कि हम थोड़ा सा स्टे करें एंड देन अपने शॉट जितने जितनी भी टिप्स आप दे रहे हैं, असद शफीक इस पर पूरा उतरते हैं, अच्छी कारकर्दगी का भी मुजाहरा करते हैं। अगर विकेटें ज़्यादा गिर जाती हैं, ज़रा स्लो हो जाते हैं, उनको मौका नहीं दिया हमने। देखिए डिपेंड करता है अगेन कि क्या कॉम्पोजिशन सेट कर रहे हैं, क्या प्लान्स लेके चल रहे हैं। नेचुरली जब भी टीम आप बनाते हैं, अपनी फॉर्मेशन सेट करते हैं, तो आप लॉन्ग कहना चाहिए कि जो प्लान होता है वो आपका वर्ल्ड कप ही होता है बिल्कुल, तो आप वहीं से फिर टीम लेके चलते हैं। तो मे भी शायद ऑन एंड ऑफ मैंने देखा है, कभी वनडे खेलते हैं असद, कभी नहीं खिलाते उनको। एक दफ़ा हमें बड़ा क्लियरली ये चीज़ डिसाइड करनी पड़ेगी कि असद को हमने वनडे टीम का हिस्सा बनाना है कि नहीं बनाना। तो अगर बनाना है तो फिर उसको खिलाएं, और वाकई असद इन कंडीशंस के बहुत अच्छे बैट्समैन। सही है। फैसल, शोएब मकसूद इन हो चुके हैं एक अरसे बाद, सही बात। कैसी आपको उम्मीदें हैं? मतलब पहले मैं मोइन भाई की एक बात पे कमेंट जरूर करना चाहूंगा कि इन्होंने कहा कि छोटे ग्राउंड से न्यूजीलैंड के, उससे मुझे 92 का इनका जो लॉन्ग ऑफ पे इन्होंने शॉट खेला था वो याद आ गया। तो इनका ये कहना है कि छोटे ग्राउंड से, वो बिल्कुल सही बात है कि बंदा जब फ्लिक करके लॉन्ग ऑफ पे छक्के मार सकता है, तो वाकई छोटे ग्राउंड में आगे देखें असद शफीक ने तो हर जगह छक्के मारे, मैकरा का तो मशहूर ज़माना छक्का है। सो बात ये है कि शोएब मकसूद का टीम में आना और असद शफीक का ओडीआईज में ना होना, आई थिंक असद शफीक खुद भी और मैनेजमेंट भी काफ़ी हद तक आई थिंक क्लियर लगते हैं कि असद शफीक इज़ नॉट गोइंग टू बी इन द ओडीआई साइड या शॉर्टर फॉर्मेट में वो नहीं होंगे शायद, और वो भी टेस्ट क्रिकेट पे ज़्यादा फोकस कर रहे हैं, और हमने देखा है कि ही हैज़ बिकम अ गुड स्पेशलिस्ट ऑफ टेस्ट क्रिकेट। सही। जहाँ तक शोएब मकसूद की है, देखें मेरा हमेशा, मैंने पहले भी इस पर कॉमेंट किया है और शायद थोड़ा सा अग्रेसिव भी हो जाता है वो कॉमेंट के, उनके इंस्टिंक्ट जो है ना वो क्रिकेटर वाले नहीं दिखते कभी कभी, बिकॉज ही इज़ अ वेरी बैड फील्डर। सो अब देखना है कि वो कितना इंप्रूव हुए हैं। अगर आप डोमेस्टिक में भी देखें, वैसे भी देखें, तो ही इज नॉट अ गुड फील्डर एट ऑल। सो उनकी बैटिंग तो बाद में बात आती है, बिटवीन द विकेट भी उनकी दैट इज आल्सो वेरी बैड, मैं यही कहने वाला था। सो आपको देखें आज का जो ओडीआई क्रिकेटर है उसको हर एस्पेक्ट में अच्छा होना जरूरी है। हमने इंटरनेशनली प्लेयर्स की फिटनेसेस देखी हैं, आप विराट कोहली को देखें, आप स्टीव स्मिथ को देखें, आप अगर आप टॉप लाइन बैट्समैन है तो यू हैव टू हैव दैट काइंड ऑफ अ फिजिक और उस तरह की आपकी फिटनेस लेवल, और ये चीफ कोच भी हमारे बात करते हैं बिल्कुल। so, इसलिए थोड़ा अब न्यूजीलैंड की टूर की अगर बात करें तो आज तक जितने भी पाकिस्तान ने न्यूजीलैंड की पिचेस पर मैच खेले हैं, 26 हारे हैं, 15 जीते हैं। आप भी उस टीम में खेलते रहे हैं, इंजमाम उल हक भी खेलते रहे हैं, आप लोगों को बड़ा टफ टाइम देखने को मिला। तो अभी अगर हम अपनी इस वक्त बैटिंग ऑर्डर देखें, अजहर अली हो गए, मोहम्मद हफीज़ हो गए, शोएब मलिक हो गए, फिर सरफराज ऊपर नहीं आते हैं, वो नीचे की तरफ आते हैं, 6 या 7वें नंबर पर आते हैं। आपको लगता है कि ये जो टीम अगर जा रही है पाकिस्तान की, ये बैटिंग लाइनअप वहाँ पे परफॉर्म कर सकती है? आई थिंक कैपेबिलिटी है बिल्कुल, जैसे मैंने पहले कहा कि अपने आप पे बिलीफ रखना पड़ेगा, थोड़ा सा टाइम देना पड़ेगा,
एडजस्ट होना पड़ेगा उन कंडीशंस के अंदर, उन पिचेस के ऊपर आपको रन्स मिलते हैं। जैसे मैंने कहा ग्राउंड छोटे होते हैं तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। जल्दबाजी करेंगे तो दुनिया की किसी भी पिच पे आप खेल रहे हो आपसे स्कोर नहीं हो सकता, मुश्किल होती है अनटिल अनलेस के शारजा जैसी सीधी पिचेस आपको मिल जाए तो फिर आप स्कोर कर लेते हो। बट जहाँ पे थोड़ा भी हेल्प होती है बॉलर्स के लिए पिच में, वहाँ पे इतना आसान नहीं होता, वहाँ आपको थोड़ा स्टे करना पड़ता है। तो पाकिस्तानी बैट्समैन को, हमारे जो सीनियर बैट्समैन है स्पेशली, उनको ये इनिशिएटिव लेना, सरफराज को ये देखना होगा कि जो मैं बैटिंग लाइनअप जो नंबरिंग सेट कर रहा हूँ वो किन लोगों को लेके चल रहा हूँ साथ, तो अपने आप को भी ऊपर लाना होगा सरफराज को, बिकॉज सरफराज का ट्रैक रिकॉर्ड बहुत अच्छा है। न्यूजीलैंड में आपको याद ही होगा वर्ल्ड कप में बहुत अच्छा खेले थे। तो आई थिंक यही वो कहना चाहिए कि मैचेस होते हैं या ऑपोजिशन होती हैं जहां पे आपको फ्रंट से लीड करना पड़ता है एज अ कैप्टन। तो ये राइट मौका होगा सरफराज के लिए, और सरफराज यहाँ परफॉर्म करेगा। जो लोग अभी क्रिटिसाइज कर रहे हैं कि वो बैटिंग पे ऊपर नहीं आ रहे, तो उनके पास यहाँ चांस होगा कि ऊपर आके अपने आप को मनवाएं एक दफा फिर, और लोगों को बताएं कि वो फ्रंट से ही लीड करते हैं हमेशा से। कामरान अकमल के हवाले से भी आपसे सवाल करना है, लेकिन सरफराज की बात करेंगे। फैसल धोखा देंगे नहीं देंगे दौरे न्यूजीलैंड? बिल्कुल नहीं देंगे। देखिए ये वो क्रिकेटर हैं जो वो कहते हैं ना स्ट्रीट स्मार्ट क्रिकेटर एंड हार्ड वर्किंग क्रिकेटर, एंड ही टेक्स दिस गेम फ्रॉम द हार्ट। वो दिखता है, वो जिस तरह गुस्सा भी करते हैं, जिस तरह अग्रेशन दिखाते हैं, वो वही क्रिकेट है जो कराची या पूरे पाकिस्तान में जिस तरह की खेली जाती है। तो उनका धोखा देना तो कभी नहीं बनता, और मेरे हिसाब से हमारी टीम में वो पूरा अच्छा कॉम्बिनेशन, वो पूरी स्ट्रेंथ है कि वो जाके अच्छा परफॉर्म करेंगे। मोइन भाई ने बिल्कुल सही कहा कि बैटिंग लाइन को थोड़ा सा वहाँ की कंडीशंस में एडाप्ट करना पड़ेगा, बहुत जल्दी असेस करना पड़ेगा, क्योंकि बहुत ज्यादा टाइम नहीं होगा आपके पास। ये सारी चीजें हैं, लेकिन सरफराज और हमारी टीम इंशाल्लाह भी टाइम होता है, वनडे और T20 में टाइम नहीं होता, इतनी फास्ट क्रिकेट हो चुकी है। वनडे में अब ये है कि जैसे मोइन भाई ने कहा कि सरफराज हैज टू कम अप द ऑर्डर, बिकॉज वो एक ऐसा प्लेयर है जो बहुत बिजी रहता है, वो सिंगल्स डबल्स अच्छे करते हैं। सो आई थिंक व्हाई नॉट। लेकिन इस बात पर ही तो क्रिटिसिज्म हो रही है उन पे कि वो ऊपर नहीं आ रहे हैं, वो दूसरों को चांस दे। देखें वो बिल्कुल सही कर रहे थे जिस वक्त कर रहे थे, आपने रिजल्ट्स देखे, हम चैंपियंस के ऑफ द चैंपियंस बने, वो इसीलिए बने कि उन्होंने सही चीजें की हैं। ही वांटेड हिज टीम टू प्ले। आपने चैंपियंस ट्रॉफी के फाइनल में देखा, सब बोल रहे थे कि सरफराज को जाने, उन्होंने इमाद वसीम को भेजा। सो ही इज डूइंग द राइट थिंग्स, लेकिन क्योंकि उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रांग है, लोग उनको ये भी डिक्लेयर उनका फार्मूला कामियाब रह रहा है, तो इसलिए वो कामयाब। बट आई थिंक ही इज लुकिंग एट व्हाट मीडिया इज सेइंग, और वो करेंगे जो लोग उनसे एक्सपेक्ट करते हैं। वो एक यू नो फ्रंट ऑन खेलने वाला खिलाड़ी। कामरान अकमल के हवाले से बताइए ना, पिंडी में बड़ी शानदार कारकर्दगी का मुजाहरा किया था, जो आखिरी उन्होंने डोमेस्टिक मैच खेला है, तो उनको ही ले जाते, मतलब हार्ड हिटर हो गए। कामरान को रिसेंट पास में अगर आपको याद हो तो उनका कमबैक हुआ था PSL के बाद, उन्होंने बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी थी, बट अनफॉर्चुनेटली एज अ फील्डर, एज अ इन प्रेजेंस ऑफ सरफराज, ऑफ कोर्स वो टीम में एज अ विकेट कीपर तो जगह बनाना उनके लिए इस वक्त मुश्किल है, और यही वजह है कि उनको एज अ फील्डर बैट्समैन खिलाया था, और अनफॉर्चुनेटली उनसे इतनी अच्छी फील्डिंग नहीं होती। तो अपना इनको प्रूव करना पड़ेगा इस वक्त, एज अ फील्डर भी वो अच्छे हैं, नो डाउट आउटस्टैंडिंग बैटिंग की है, एंड द फॉर्मेट वाज T20। तो अगेन जिस फॉर्मेट में परफॉर्म किया नेचुरली हम उसमें जरूर देख सकते हैं उनको एज अ बैट्समैन, बट एट द सेम टाइम ही हैज टू इंप्रूव हिज फील्डिंग, बिकॉज कि आज के दौर में जैसे अभी फैसल ने भी बोला था, फील्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो गई। आप आपको रन बचाने पड़ते हैं, नो मैटर व्हाट, आपको जान मारनी पड़ती है, और एक अच्छा रन आउट, एक अच्छा कैच आज के दौर में पूरा मैच का अगर ऑलराउंडर की बात कर लें तो वो हम लैग कर रहे हैं। अगर अभी मौजूदा 18 खिलाड़ियों को देखें जो हमें चुनना है, और आमिर यामीन का नाम आ रहा है सामने, लेकिन उनकी पेस इतनी नहीं है, तो उनसे कितनी उम्मीदें हैं? क्योंकि अभी अब्दुल रज़ाक इत्तेफाक की बात है, देखिए जिन कंडीशंस में हम खेलने जा रहे हैं वहाँ आपको इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस नहीं चाहिए, आपको लाइन लेंथ वाला एक बॉलर चाहिए जो कंट्रोल कर सके बॉल को इन कंडीशंस में। और ये सवाल अब्दुल रज़ाक ने भी उठाया आज, चूंकि वो कराची में थे। आमिर जामीन की जो गेंद में स्विंग है, जिस तरह वो सीम करते हैं, इन कंडीशंस के लिए आइडियल बॉलर है। मैं कभी भी प्रेफर नहीं करूंगा आमिर जामीन को ऐसी पिचेस के ऊपर, शारजा जैसी बिल्कुल स्ट्रेट पिचेस के ऊपर, जहाँ पे नया बॉल से वो 1-2 ओवर करने के बाद बिल्कुल फ्लैट हो जाए बॉलर, तो ये कंडीशन थ्रू आउट इनको हेल्प करेंगी। तो आपके पास एक ऑप्शन मौजूद है, एंड ऑफ कोर्स ही इज अ यंग गाय, लाइक तो ही कैन सर्व पाकिस्तान इन अ लॉन्गर टाइम अगर उनको लेके जाते हैं और यहाँ पे वो एडजस्ट हो जाते हैं टीम के अंदर। तो इन एब्सेंस ऑफ जुनैद खान नेचुरली इज नॉट गोना बी अ बैड चॉइस। अच्छा, अब डोमेस्टिक टूर्नामेंट की बात कर लेते हैं। कायद-ए-आज़म ट्रॉफी का फाइनल खेला जा रहा है कराची में, और वापडा वर्सेस जो है वो सुई सदरन, तो आपको क्या, सॉरी सुई नॉर्दर्न, बहरहाल आपको क्या लगता है इन फ्यूचर इन टीमों से भी अच्छे प्लेयर्स आ सकते हैं हमारे पास? इन टीमों से देखें, हमारा डोमेस्टिक, बहुत लोग क्रिटिसाइज करते हैं डोमेस्टिक हमारा स्ट्रक्चर जो है वो अच्छा नहीं है, बट आपके जितने भी आज तक प्लेयर्स आए तो डोमेस्टिक स्ट्रक्चर से,
वो जस्ट फॉर द सेक ऑफ क्रिटिसिज्म आप जो मर्जी कहते हैं उसको, लोग नहीं आते, उसका वजह है इंटरेस्ट नहीं है, कोई डेवलप होता, लोगों को के लिए कोई फैसिलिटी नहीं है, लाइक वहाँ जाके बैठते हैं, खाने पीने का इंतजाम नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट क्रिकेट के अलावा नहीं है। ये भी बड़ा आम सवाल है कि चूंकि प्लेयर्स तो हमारे सारे डोमेस्टिक से ही आए हैं, लेकिन अब पिछले अरसे से हम देख रहे हैं कि PSL के 3 मैचेस खेलता है बंदा, टीम में आ जाता है, डोमेस्टिक में वो परफॉर्मेंस देता ही रहता है लेकिन वो टीम में नहीं आता। फैसल यार ये तो बिल्कुल सही है, जैसे हम इमाम उल हक की भी बात कर रहे थे कि वो जो है वो अचानक से टीम का हिस्सा बने। डोमेस्टिक की परफॉर्मेंसेस की बेसिस पे अगर देखा जाए तो प्लेयर्स नहीं सिलेक्ट हो रहे, ये तो हम देख ही रहे हैं। और देखें PSL ये जैसे मैंने शुरू में भी कहा था कि आपकी अगर डोमेस्टिक सक्सेसफुल नहीं होगी, टेलीवाइज सही से नहीं होगी, तो वहाँ पे जो परफॉर्मेंसेस है वो हाईलाइट नहीं होंगी। सो इंटरनेशनल लीग्स में भी वो प्लेयर्स नहीं उठ पाते और वो टीम का भी हिस्सा नहीं बन पाते। PSL की परफॉर्मेंस इसलिए हाईलाइट होती है कि वो इस तरह ब्रॉडकास्ट होता है, सही है, इतना पॉपुलर होता है कि उसमें प्लेयर दिख जाता है। बहरहाल वो ब्रांड बन चुका है, इस वजह से भी PSL से उठना अच्छी बात है, लेकिन डोमेस्टिक से भी प्लेयर्स आने चाहिए। एक और चीज फैसल जो होती है वो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। देखें कि आप जब ऐसी लीग्स खेलते हैं जो टेलीवाइज भी हो रही होती है और ग्राउंड पे पब्लिक भी बैठी होती है, वेयर डोमेस्टिक टूर्नामेंट में पब्लिक नहीं होती है, तो वो प्रेशर जो है ना उनको आदत पड़ जाती है प्लेयर्स को, इस वजह से PSL से आते हैं। भाई शॉर्टली बता दें कौन सी टीम फेवरेट है, वापडा या सुई नॉर्दर्न? मुझे वैसे सुई नॉर्दर्न अच्छी लगती है। सुई नॉर्दर्न लगती है। चलिए ठीक है, यहाँ पर ब्रेक लेंगे और ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो T10 लीग पर गुफ्तगू करेंगे।